हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 11वीं गणित की प्रश्न बैंक के अध्याय 2 संबंध एवं फलन का सॉल्यूशन। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है, सही विकल्प चुनिए। हम यहाँ पर सीधा इनका आंसर देख रहे हैं। फलन f(x) बराबर x क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तत्सम फलन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि इसके अंदर की संख्या यानी कि फलन के अंदर की संख्या और जो आंसर आता है उसकी संख्या सेम होती है तो ये तत्सम फलन कहलाता है। फलन f(x) बराबर c, जहाँ c एक अचर है कहलाता है, अचर है, कांस्टेंट मान आया हुआ है तो ये कहलाता है अचर फलन। फलन f(x) बराबर मोड के अंदर x कहलाता है तो मोड को हिंदी में बोलते हैं मापांक, तो ये मापांक फलन कहलाता है। यदि a+1 और b-2 बराबर 3,1 है तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो 3 लाना है तो a+1, तो 1 में कितना जोड़े कि 3 आ जाएंगे तो ये 2, और b-2 1, तो b की जगह कितना रखें कि 1 आ जाएगा तो यह होता है 3। तो इसका सही उत्तर बन गया 2 और 3। यदि a बराबर समुच्चय में दिया हुआ है 1, 2 और b बराबर दिया हुआ है 3, 4, तो तब a से b पर संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 16। 16 किस प्रकार से हुई? तो इसके 2 अवयव है, इसके 2 अवयव है, दोनों अवयवों का आपस में गुणा करते हैं तो अवयव होते हैं कुल 4। कुल अवयव होते हैं यहाँ 4, यानी कि n बराबर हम लिखते हैं 4, और इस 4 को हमें घात लगानी है 2 की, तो 2 की घात 4 बनेगा, तो इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 16। तो इसमें संबंधों की संख्या 16 हो जाएगी। अगला देखिए, 2 परिभाषित समुच्चय a तथा b इस प्रकार है कि नंबर ऑफ a बराबर 2, नंबर ऑफ b बराबर 3, तब a से b में संबंधों की संख्या कितनी होगी? सेम अब इसके जैसे प्रश्न है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 2 की घात 6 लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो आंसर बन जाएगा 64। अगला देखिए, यदि a तथा b 2 समुच्चय हैं तब a क्रॉस b तथा b क्रॉस a है। यदि और केवल तब कब होता है? तो ये होता है जब दोनों समुच्चय बराबर हो, यानी कि a बराबर b हो। अब इनके रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है a क्रॉस 5। जब a क्रॉस 5 करते हैं तो हमें 5 मिलता है। a या b में से कोई एक अपरिमित समुच्चय है तो a क्रॉस b समुच्चय होता है, तो ये भी अपरिमित ही होता है। किसी अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b में संबंध r कार्तीय गुणन a क्रॉस b का रिक्त स्थान होता है तो ये होता है उपसमुच्चय कहलाता है। तो किसी अरिक्त समुच्चय a से अरिक्त समुच्चय b में संबंध r के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय के संबंध को r का खाली स्थान कहते हैं तो प्रांत कहलाता है। प्रथम घटक प्रांत कहलाते हैं और उसके बाद वाले घटक परिसर कहलाते हैं। अगला देखिए, यहाँ सत्य असत्य बताना है। a क्रॉस 5 बराबर a असत्य, a क्रॉस 5 बराबर 5 आता है। a क्रॉस 5 बराबर 5 ये सत्य है। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनमें संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो, तो ये बिल्कुल सत्य है। a क्रॉस a बराबर a b c, जहाँ a b c जो बिलोंग कर रहे हैं वो a में है, तो यहाँ a b c एक क्रमित त्रिक कहलाता है, तो बिल्कुल सत्य है। किसी संबंध R का परिसर यानी कि रेंज उस संबंध के सहप्रांत यानी कि कोडोमेन का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होता है, अर्थात परिसर बराबर सहप्रांत होता है, तो बिल्कुल सत्य है। यदि एन ए बराबर P है तथा एन बी बराबर Q है तो एन ए क्रॉस B बराबर PQ तथा A से B में संबंधों की कुल संख्या 2 की घात PQ होगी, तो बिल्कुल सत्य है। अब इनके एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर देखिए। पूछा है, यदि a बराबर 1, 2 और b बराबर 3, 4 तो a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। तो 2 अवयव इसके, 2 अवयव इसके, तो कुल 4 अवयव आएगा। चारों अवयव का समुच्चय हमें बनाना है। तो लिखा हमने आंसर कि a क्रॉस b बराबर समुच्चय के अंदर इस 1 का 3 के साथ, इस 1 का 4 के साथ, तो 1,3, 1,4, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2,3 और 2,4, ये इसका आंसर हो गया। एक फलन है f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, तो f - 3 का मान ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो यहाँ x के जगह -3 रखना है
तो जब x के जगह आप -3 रखोगे तो उसका मान बन जाएगा -11। अगला पूछा हमसे कि यदि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 है तो a से b में संबंधों की संख्या कितनी होगी। इसके 2 अवयव है, इसके 2 अवयव है, दोनों का इंटू करेंगे 4 आएगा और 4 को 2 की घात बनाएंगे तो संबंधों की संख्या आ जाएगी 16। अब आया है प्रश्न नंबर 5। a बराबर 1 2, b बराबर 1 2 3, c बराबर 5 6 तथा d बराबर 5 6 7 8 दिए हैं। तो सत्यापित कीजिए कि a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय वह होता है जिसमें दूसरे के जो अवयव है वो शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं a क्रॉस c। तो सर्वप्रथम हम करते हैं a क्रॉस c। तो a के अवयव और c के अवयव का आपस में कार्तीय गुणा करना है। हमने इस a का पहला अवयव लिया है 1 और c का जो अवयव है 5 और 6 लिया, तो इनका आपस में कार्तीय गुणनफल करते हैं। तो इस प्रकार से इस 1 का पहले 5 के साथ तो 1,5, फिर 1 का इस 6 के साथ तो 1,6, ये इसका तो हो गया। अब दूसरे अवयव का लेते हैं पहले वाले के, तो 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ, 2 का 5 और 2 का 6 के साथ, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दी। अब फिर हम करते हैं b क्रॉस d का तथा b क्रॉस d का। b का पहला अवयव का d के साथ करते हैं, फिर दूसरे अवयव का, फिर तीसरे अवयव का, इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखिए इस 1 का 5 6 7 8 के साथ करना है, तो ये हो जाएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर हमें इसका 2 लेना है, 2 का करेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर करेंगे हम इस 3 का सभी के साथ 3 5 3 6 3 7 और 3 8। ये हमने इन दोनों का कार्तीय गुणनफल देख लिया है। तो हम देखते हैं कि क्या ये सारे अवयव हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। तो देखिए 1 5 यहाँ है तो 1 5 यहाँ पर है, देखिए ये वाला 1 5 रहा, 1,6 यहाँ है, 1,6 इसमें भी है, 2 5 है क्या इसमें, तो देखिए 2 5 यहाँ है, 2,6 है क्या, तो 2,6 है। तो इसके कुछ अवयव हमें a क्रॉस c में मिलते हैं, यानी कि जो a क्रॉस c है यह b क्रॉस d का उपसमुच्चय कहलाता है। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से a क्रॉस c b क्रॉस d का एक उपसमुच्चय है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 दिए, r बराबर दिया है x, y, जहाँ y की जो वैल्यू है वो है x -1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित है। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए तथा r के प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। जो दिया था वो हमने लिखा। a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, हमने लिख दिया 1 बराबर 1 2 3 4 5 6। r बराबर, यहाँ प्रिंट मिस्टेक थी, यहाँ x+1 है तो हमने लिखा संबंध r बराबर x, y, जहाँ y बराबर x+1 है। अब हमें इस पर संबंध बताना है तीर आरेख के माध्यम से। तो देखिए ये समीकरण दिया है, यहाँ y बराबर x+1, यानी कि x की वैल्यू में 1 प्लस करके हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x मिलेगा यहाँ से जिसको हम प्रांत बोलते हैं, और y यहाँ से मिलेगा जिसको हम परिसर बोलते हैं। तो देखिए यदि हम x के जगह पर 1 लिखें तो 1 और 1 हो जाते हैं 2, मतलब कि जब हम 1 लिखते हैं तो हमें 2 मिल रहा है, तो इसका संबंध होगा इस 2 के साथ में। यदि हम x के जगह 2 लिखते हैं तो हमें मिलता है y में 3, तो इसका संबंध होगा इस 3 के साथ में।
3 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 4 रखते हैं तो हमें 5 मिल रहा है, 5 लिख रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है, 6 लिखने पर 7 मिलता है, लेकिन 7 इस समुच्चय में नहीं है क्योंकि इसकी संख्या केवल 6 तक ही सीमित है। तो ये हो गया इसका तीर आरेख। अब हमें यह बताना है सेकंड चीज कि इस आर का प्रांत बताइए, आर का सह प्रांत बताइए तथा परिसर बताइए। तो हम सबसे पहले निकालते हैं आर का प्रांत। तो हम इसका आर का प्रांत लिखते हैं। प्रांत वो होते हैं जिनसे हमें y में कुछ मान प्राप्त होता है। तो 1 रखने पे प्राप्त हुआ था, 2 रखने पे प्राप्त हुआ था, 3 से 4 से 5 से हमें कुछ मान प्राप्त हुआ था, लेकिन 6 रखने से मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस आर का जो प्रांत है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। सह प्रांत, तो आर का सह प्रांत हम लिखते हैं। सह प्रांत का मतलब होता है कि ए के सारे मान क्या है, इसके सारे मान सह प्रांत कहलाते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसके सारे मान हो गए, ये कहलाता है इसका सह प्रांत। और ज्ञात करना हमें इसका परिसर, तो परिसर भी लिखते हैं आर का परिसर। परिसर का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू जब हमने यहाँ लिखी थी तो y में क्या मान प्राप्त हो रहा था वो इसका परिसर कहलाता है, यानी कि y का मान। तो यहाँ पे मान प्राप्त हो रहे थे, ये 1 प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इसका परिसर आएगा 2 से। लिखेंगे 2 3 4 5 और 6, ये इसके हमने प्रांत भी निकाल लिया, सह प्रांत भी निकाल लिया और इसका परिसर भी निकाल लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 से लेकर 14 तक है, r बराबर x, y, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 है और x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं a में, तो द्वारा a से a का एक संबंध है r है जो लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए। जो दिया हुआ था हमने वो लिखा। a समुच्चय में अवयव की संख्या लिखी हमने 1 2 3 से लेकर 14 तक है। संबंध r बराबर दिया हुआ था x, y, जहाँ 3x माइनस वाई बराबर 0 है। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को रफ में। तो ये बन सकता है y बराबर 3x, ये हमें ध्यान रखनी है, इसी से हमने को संबंध बनाना है। तो पहला हम इसका संबंध बना लेते हैं। तो संबंध r बराबर देखिए 1 लिखना है यहाँ x की जगह पे, तो y में 3 मिलेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ x में 1 लिखा तो y में हमें 3 मिला, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया। अब x में हमने यहाँ 2 लिखा है तो y में मिल जाएगा 2 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर 3 लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 मिल जाएगा। फिर हम 4 लिखेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। फिर यदि हम यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 का इंटू 3 से करते हैं तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। चूँकि 15 समुच्चय में है ही नहीं, इसलिए हम 15 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यदि आगे और संख्या बढ़ाते हैं तो ये संख्या 14 से हर बार बड़ी ही प्राप्त होती है। इस कारण से ये जो संबंध है कि सिर्फ इतना ही संबंध यहाँ पर आया है। इसमें 1 3 2 6 3 9 4 12, ये इसका संबंध आ गया। अब हमसे पूछा है कि इसका प्रांत बताइए, सह प्रांत बताइए और इसका परिसर बताइए। तो देखिए आर का प्रांत बराबर, तो यहाँ पर हर एक में प्रथम अवयव ही इसका प्रांत कहलाता है, यानी कि 1 2 3 4, ये इसका प्रांत है। लिख देंगे हम समुच्चय के रूप में 1 2 3 और 4। आर का सह प्रांत निकालना है। सह प्रांत का मतलब कि हम यहाँ पर एक एक कौन कौन से मान ले सकते थे वो इसका सह प्रांत कहलाता है। तो यहाँ आ जाएंगे इसके सारे अवयव, यानी कि 1 2 3 4 5 से लेकर लास्ट 14 तक, ये इसका सह प्रांत है। और एक और पूछा हमसे आर का परिसर, तो लिख देते हैं यहाँ आर का परिसर।
तो परिसर का मतलब है कि इस संबंध में जो द्वितीय अवयव होता है प्रत्येक कोष्टक के अंदर का, वो इसका परिसर कहलाता है। तो 3, 6, 9, 12 है, तो लिख देते हैं यहाँ 3, 6, 9 और 12। तो ये इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर हमने निकाल लिए। अगला प्रश्न पूछा हमसे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय r बराबर x, y, जहाँ y बराबर x + 5 है और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, जहाँ x, y बिलोंग करेंगे n में, द्वारा एक संबंध r परिभाषित है। इस संबंध को पहला रोस्टर रूप में लिखिए और दूसरा इसके प्रांत और परिसर लिखिए। जो संबंध दिया हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया कि प्राकृत संख्याओं पर संबंध r बराबर x, y है, जहाँ y बराबर x + 5 है और x का मान 4 से छोटा है और x और y n से बिलोंग करते हैं। तो यदि हम x की जगह 1 लिखेंगे तो क्या मान प्राप्त होते हैं, 2 लिखते हैं तो क्या मान प्राप्त होते हैं, यही हमें बनाना है और यही इसका संबंध आता है। और ये संख्या हमें लेनी है 4 से छोटी, यानी कि 3 तक लेनी है। तो इसका जो संबंध है वो बन जाएगा, रोस्टर रूप में लिखेंगे r बराबर, पहला x की जगह हमने 1 लिखा और 1 में हमने 5 जोड़ा, तो ये y बराबर 6 बन गया, यानी कि 1, 6। फिर एक x की जगह 2 लिखा, 5 जोड़ दिए, ये हो गया 7। फिर x की जगह हमने 3 लिखा, 3 और 5 हो गए 8। फिर हम 4 यहाँ नहीं ले सकते हैं क्योंकि बोला है कि संख्या 4 से छोटी ही होनी चाहिए। तो ये यही केवल इसका एक संबंध आ गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पूछा है कि इसके प्रांत और परिसर लिखिए। लिख लेते हैं यहाँ कि r का प्रांत यानी कि इसके प्रथम अवयव 1, 2, 3, ये इसका प्रांत कहलाता है। और परिसर बताना है, r का परिसर बराबर इसके द्वितीय अवयव परिसर कहलाते हैं। तो 6, 7, 8 इसका परिसर है। ये सोल्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि a बराबर है 1, 2, 3, 4, 6 और r a पर, जहाँ a, b, जहाँ a b बिलोंग कर रहा है a में और संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, यानी कि पूरी उसको विभाजित करती है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखिए। r का प्रांत ज्ञात कीजिए और r का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम इसको रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। ध्यान रहे जो दिया है आप उसको एक बार अवश्य लिखें। मैं इसको आगे कर रहा हूँ, r को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं। पहला r बराबर, देखिए 1 हम x के जगह यानी कि a के जगह लिख रहे हैं, तो ये जो 1 होता है ये सभी को विभाजित करता है। तो यानी कि 1, 1 को विभाजित करेगा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6। तो ये तो 1 का हो गया जो सभी को विभाजित करता है। अब 2 किसको विभाजित करता है, तो 2 को खुद को भी विभाजित करता है, 4 को करता है और 6 को करता है। तो लिख देंगे हम 2, 2, 2, 4, 2, 6। उसके बाद देखिए 3 किसको विभाजित करता है, तो 3 खुद 3 को विभाजित करता है और 6 को विभाजित करता है। तो यहाँ लिख देंगे 3, 3 और 3, 6। अब देखिए 4 किसको विभाजित करता है, तो 4 सिर्फ और सिर्फ 4 को ही विभाजित करता है, 6 को विभाजित नहीं कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 4, 4। फिर 6 की बात आती है, तो 6 खुद 6 को ही विभाजित कर सकता है, तो 6, 6 बन गया। तो यहाँ पर ये जो हमने समुच्चय बनाया है यही रोस्टर रूप है इसका, r का जो संबंध यहाँ पर दिया हुआ था। अब हमें दूसरा यहाँ ज्ञात करना है कि r का प्रांत क्या है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ दूसरा r का प्रांत। तो इन सब का जो प्रथम अवयव है वो प्रांत कहलाता है, लेकिन ध्यान रहे एक अवयव को सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर जो अवयव आ रहे हैं प्रथम बार पहली बार वही लिखेंगे। पहले देखिए 1 आया, 2 भी है, 3 है, 4 है और 6 है, तो ये सभी इनके प्रांत कहलाते हैं। और दूसरा
तो ये हो गया ये वाला प्रांत। के बाद आता है सह प्रांत, जो यहाँ नहीं पूछा है लेकिन पूछा है आर का परिसर। तो लिख लेते हैं थर्ड आर का परिसर। परिसर का मतलब होता है इसके द्वितीय अवयव हमें लिखने हैं, वो भी हमें एक बार ही लिखने हैं। ये बन जाएंगे, देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये आर का परिसर भी आ जाएगा 1 2 3 4 और 6, जिसका सोल्व हो गया। अगला प्रश्न देखिए, आर बराबर दिया है x, x प्लस 5, जहाँ x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, यानी कि x की वैल्यू ये दे रखी है यहाँ पर फिक्स। द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसकी सहायता से इसका संबंध बना लेते हैं कि r के अंदर कौन कौन से अवयव शामिल होंगे। संबंध बनाते हैं हम यहाँ r बराबर, देखिए इस x के जगह हमें 0 लिखना है, तो 0 में हमें 5 जोड़ देना, तो y का मान मिल जाएगा हमें दूसरी जगह। तो 0 और 5 यानी कि 5, दूसरा 1 लेंगे, 1 में 5 जोड़ दिया, यहाँ 6 हो गए, 2 ले लिया, 5 जोड़ दिया 7 हो गया, 3 लिया और 5 जोड़ दिया तो 8 हो गया, फिर हमने 4 लिया, 5 जोड़ दिया 9 हो गया, और फिर 5 लिया और इसमें 5 जोड़ दिया तो ये 10 हो गया। 5 तक के अवयव लेना है x में। तो अब ये तो हो गया संबंध। अब हम इसका प्रांत ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं r का प्रांत बराबर, तो इसके प्रथम अवयव प्रांत कहलाते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, इसका प्रांत हो गया। और r का परिसर, परिसर इसके सेकंड अवयव जो हैं वो परिसर कहलाते हैं, यानी कि 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे अवयव इसके परिसर कहलाते हैं। तो ये इसका निकल गया प्रांत और ये इसका निकल गया परिसर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि यदि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार से है कि r बराबर x, y, जहाँ y बराबर 2x है और x और y बिलोंग कर रहे हैं n में, तो r के प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है? क्या यह संबंध एक फलन है? तो देखिए जो संबंध दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इसका संबंध निकालते हैं। देखिए हमने ये संबंध जो दिया हुआ था वो लिख लिया, r बराबर x y, जहाँ y बराबर 2x है और x y बिलोंग कर रहे हैं n में। तो देखिए संबंध इस प्रकार से बन जाएगा, r बराबर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 से शुरुआत होती है इनकी, तो सबसे पहले यदि हम यहाँ x के जगह 1 लिखें तो y बराबर हमें 2 का गुणा इसमें करके मिलेगा, यानी कि मिल जाएगा 2। फिर कोमा लगाते हैं हम, फिर मिल रहा है, देखो x की जगह हम 2 लिखते हैं तो y में हमें मिल रहा है 4, इसके जगह हम 3 लिख रहे हैं तो y में मिल रहा है 6, फिर 4 लिख रहे हैं तो इसमें मिल रहा है हमें 8, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5 तो हमें मिल रहा है यहाँ 10, फिर 6 लिख रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है 12। यानी कि इस तरह से हम करते जाएं तो हमें यहाँ पर जो है ये सम संख्या प्राप्त हो रही है, 2 4 6 8 10 12, ऐसे करके आगे बहुत सारी संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ पूछा है कि r का प्रांत बताइए। तो देखिए r का प्रांत है, तो r का प्रांत हम बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी संख्या आ रही है, यानी कि समुच्चय ही आ रहा है n का, तो यहाँ लिख देंगे n, ये r का प्रांत है। सह प्रांत, तो r का सह प्रांत भी जो हमने संख्या ली वही सह प्रांत कहलाता है, तो n ही इसका सह प्रांत है। और r का परिसर, अब r का परिसर क्या है, यहाँ पर सम संख्याएं हमें प्राप्त हो रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम संख्याओं का समुच्चय, यानी कि 2 4 6
8, 10 और डैश बहुत सारी संख्या है। तो ये यहाँ पर इसका परिसर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कर लेते हैं, बाकी इसके शेष प्रश्न आपको जल्द ही अगले दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। यदि f एक फलन दिया हुआ है एफ जी, जो दिया हुआ है r का r में क्रमशः एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 दिया है, जी एक्स बराबर 2x माइनस 3 द्वारा परिभाषित है। हमें एफ प्लस जी निकालना है, एफ माइनस जी निकालना है, एफ इंटू जी निकालना है और एफ डिवाइड बाय जी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फलन दिया हुआ था हमने वो लिखे यहाँ। तो दिए हुए थे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 और जी एक्स बराबर 2x माइनस 3, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ प्लस जी। हमने लिखा यहाँ एफ प्लस जी किस में है ये, तो ये एक्स में थे। एफ प्लस जी निकालने के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है और जी एक्स की जो वैल्यू है इन दोनों का हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3, तो प्लस लिखा हमें 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमने इनको ऐड कर लिया, x और 2x को आपस में जोड़ा तो ये हो गया 3x और माइनस 3 और प्लस 1 को जोड़ा तो ये बन गया माइनस का 2। तो ये इसकी f प्लस जी की वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ f माइनस जी की। तो f माइनस जी हमने लिखा बराबर लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3। माइनस की वजह से पीछे वाले के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 3। तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग। तो x और माइनस 2x करा तो ये बचेगा माइनस का x और 3 और 1 को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया प्लस का 4। तो ये मान निकाल लिया हमने f माइनस जी का। थर्ड निकाल लेते हैं यहाँ पर f डॉट जी। तो हमें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख लेते हैं हम f की वैल्यू जो दे रखी है x प्लस 1 इंटू जी की वैल्यू जो दे रखी है 2x माइनस 3। सबसे पहले हम इनका इंटू कर लेते हैं। x का इंटू 2x में करा तो ये बन गया 2x स्क्वायर, x का 3 में करा तो ये बन गया माइनस का 3x। फिर प्लस 1 का 2x में मल्टीप्लाई किया तो बन गया प्लस का 2x और प्लस 1 का माइनस 3 में इंटू किया तो ये बन गया माइनस 3। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 3x माइनस का 2x प्लस का तो माइनस का x बचा और यहाँ हो गया माइनस का 3। तो ये मान आ गया इसका f डॉट जी का, ये f डॉट जी की वैल्यू आ गई। अब एक और यहाँ बचा है, ये भी कर लेते हैं। फोर्थ हमें पूछा है f बाई जी। तो f की वैल्यू लिखते हैं। तो f की वैल्यू है यहाँ x प्लस 1 अपॉन और g की वैल्यू है यहाँ gx की वैल्यू है यहाँ पर 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3 है, यहाँ ध्यान रखें। अब जब हम इसको डिवाइड के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जरूर बतानी है कि x की वैल्यू डिवाइड में क्या नहीं हो सकती है। तो देखिए इसको अपन हम रफ में कर लेते हैं कि इस 3 को हम उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए। हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि x की वैल्यू यदि 3/2 हो जाएगी तो यहाँ पर मान लिखेंगे तो 3 में से 3 कट जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। और जब भी बटे में 0 आता है, हर में 0 आता है तो उसका मान अनंत हो जाता है, इसलिए इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। इसलिए x की जो वैल्यू है वो 3/2 नहीं हो सकती है। अब इसके जो आगे का वीडियो है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा।